हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर 8 तक चुंबकत्व के बारे में बताया था और अब मैं आपका चैप्टर 9 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इसको शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे जो भी वीडियो हैं आप इन वीडियो को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलते रहें। तो चैप्टर 9 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अब हम इसमें चैप्टर 7 पर जाएं। ओरस्टेड का प्रयोग। ओरस्टेड ने अपने प्रयोग से ये साबित किया था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी वहाँ पर सीधा है कि भाई हम विद्युत ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं और उससे हमें चुंबकीय ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो कन्वर्जन है विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में। अब इस प्रयोग को उल्टा कर दें, यानी कि अगर किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र हो तो वहाँ पर विद्युत धारा होनी चाहिए। जैसे कोई चालक है और चालक के पास आपने एक चुंबक रख दी तो उस चालक में अब विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो ओरस्टेड के प्रयोग का जस्ट उल्टा होना चाहिए। तो ओरस्टेड के प्रयोग का जस्ट उल्टा है, वही कहलाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो इसमें जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित जो प्रयोग था वो फैराडे ने किया था और फैराडे ने जब इसका प्रयोग किया तो काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 10 साल तक उसको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। उसने भिन्न भिन्न प्रकार की कुंडलियाँ बनाई और उसके धारामापी फिट किया और फिर उसमें चुंबकीय क्षेत्र के लिए उसने भिन्न भिन्न प्रकार की मैग्नेट रखी, लेकिन किसी मैग्नेट से कोई असर नहीं पड़ रहा था जो। तो फैराडे ने फिर एक दिन अचानक ही गुस्से में आकर के उसने देखा कि इसमें कोई कुछ नहीं होने जा रहा है, तो क्यों न इस कुंडली को तोड़ दिया जाए। तो उसने दूर से एक चुम्बक को फेंक करके कुंडली के अंदर मारा। तो जब कुंडली में चुम्बक को फेंक के मारा तो उसने देखा कि धारामापी में विक्षेप आ गया। तो उसकी बात ये समझ में आ गई कि इसमें विद्युत धारा इसमें आ गई। तो यानी कि जब चुम्बक को फेंक करके मारते हैं तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। अब उस चुम्बक को तेजी से, जितनी तेजी से आप इसको अंदर फेंकेंगे उतना ही अधिक विक्षेप धारामापी में प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब चुम्बक गति करती है तभी उसमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इससे संबंधित ही फैराडे ने अपने 2 नियम दिए थे जिसको हम फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। अब इसमें यह है कि जब किसी भी पृष्ठ से या किसी भी विद्युत परिपथ से जब चुंबकीय फ्लक्स में, क्योंकि चुम्बक फेंकने का अर्थ होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होना। एक कुंडली बना ली और कुंडली के अंदर आपने एक चुम्बक को फेंका तो उसमें क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अंदर परिवर्तन आया, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आया। तो जब तक ये परिवर्तन रहता है तब तक उसमें विद्युत धारा रहती है। तो इस घटना को हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। जब किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित होती है, जो तभी तक प्रवाहित होती हैं जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जब किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित होती हैं, जो तभी तक प्रवाहित होती है। यानी विद्युत धारा, ये विद्युत वाहक बल तभी तक रहेंगे इसमें जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो गया या फिर उसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया तो उससे संबंधित उसमें कोई भी विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा प्रेरित नहीं होती है। और इस पूरी घटना के अंदर जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसी से संबंधित फैराडे के दो नियम हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम हैं जो, और ये बोर्ड में भी कई बार पूछे जाते हैं। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो इसने दो नियम दिए थे। प्रथम नियम, अब जैसा कि यहां पर हम कह रहे हैं भाई बंद परिपथ, तो बंद परिपथ किस तरीके का होता है कि भाई ये एक कुंडली है और इस कुंडली से आपने एक धारा मापी जोड़ दिया और अब एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट को इधर की तरफ गति करा रही है, गति करा रही है, तो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जो इस तरीके से। तो इसमें क्या है, विक्षेप आता है जो ये,
तो इसमें चुंबकीय इसकी इधर की तरफ गति कर रही है, तो इसके निकट आने का जो है ये विरोध करता है। तो ये नॉर्थ होता है, तो यहाँ पर इसका ये साउथ पोल हो जाता है, नॉर्थ पोल हो जाता है। तो ये बंद परपथ कहलाता है इसका जो ये, जिसमें हमने कुंडली और धारा मापी लिया हुआ है। तो इसका पहला नियम है जो मैंने आपको यहाँ पर लिखी है, इसकी परिभाषा यही इसका प्रथम नियम है, इसका जो है ये धारा मापी युक्त कुंडली तथा चुम्बक में आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिससे कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जो तभी तक रहती है तभी तक प्रवाहित होती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। और जैसे ये परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो इसमें से कुंडली में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो भी बंद हो जाएगी, और विद्युत वाहक बल प्रेरित जो हो रहा है ये भी बंद हो जाएगा इसमें से। इसका द्वितीय नियम द्वितीय नियम कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम सामान्यतः ई से डिनोट करते हैं।
समानुपाती माइनस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। सो E इक्वल टू E समानुपाती माइनस डी फाई अपॉन डी टी और E इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। जहाँ इसमें के नियतांक होता है और इस के का मान 1 के बराबर होता है, इसलिए आते हैं E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो चुंबकीय फ्लक्स जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली का क्षेत्रफल और इन सब पर ये डिपेंड करता है जो ही। तो अब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि जो विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, ये किन किन घटकों पर निर्भर करता है और प्रेरित धारा भी किन किन घटकों पर निर्भर करती है जो ये। प्रेरित विद्युत वाहक बल की निर्भरता। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र B। नंबर 2, कुंडली का क्षेत्रफल A। और नंबर 3, कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N। जितना अधिक B का मान होगा उतना ही विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही ये होगा, और साथ में N फेरों की संख्या का। और दूसरा है विद्युत वाहक बल जो होता है वो समय पर निर्भर करता है। चौथा, प्रेरित विद्युत वाहक बल समय पर निर्भर करता है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर जो जितनी ज़्यादा होती है, यानी कि जितने कम समय के अंदर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स पास होता है, उतना ही अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। ये जो आपका सूत्र है यहाँ पर, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि फ्लक्स परिवर्तन की दर जितनी ज़्यादा होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उतना ही अधिक होगा। तो ये 4 फैक्टर हैं जिन पर के प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के पदार्थ
पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कुंडली चाहे किसी पदार्थ की बनी हो, चालक की बनी हो तो कि या अचालक की बनी हो, तो ये लकड़ी की बनी होगी तो भी उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो अभी यहाँ पर क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो कुंडली के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है। चालक पदार्थ ही होगी तो भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, कुचालक पदार्थ की कुंडली बनी होगी तो भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो विद्युत वाहक बल हर अवस्था में, हर पदार्थ में प्रेरित होता है। प्रेरित विद्युत धारा की निर्भरता। अब इसमें देखो यहाँ पर एक माइनस साइन आ रहा है, ये माइनस साइन ये भी इंडिकेट करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। जो ये ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध करता है। तो यानी कि अगर चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तो बढ़ने का विरोध करेगा, और अगर घटता है तो घटने का विरोध करेगा। जो प्रेरित धारा की निर्भरता नंबर 1, ये चुंबकीय क्षेत्र, बी इस पर डिपेंड करता है। नंबर 2, कुंडली का क्षेत्रफल ए, और नंबर 3, कुंडली में फेरों की संख्या n, कोणीय वेग और आएगा इसमें। देखो और नंबर 4, समय। तो यानी जितने, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है प्रेरित विद्युत वाहक बल समय पर निर्भर करता है, वैसे यहाँ पर भी प्रेरित धारा जो होती है वो समय पर निर्भर करती है। और 5वां जो इसमें फैक्टर है वो है कुंडली का प्रतिरोध R। अब जो प्रेरित धारा होती हैं वो केवल चालक पदार्थों में ही प्रवाहित होगी। इसका मतलब है कि अगर कुंडली चालक पदार्थ की बनी है तो उसमें विद्युत धारा होगी, और चालक पदार्थ की नहीं बनी है तो उसमें विद्युत धारा नहीं होगी। तो यानी कि अगर लकड़ी की कुंडली बना दी जाए तो उसमें विद्युत वाहक बल तो प्रेरित होगा, लेकिन विद्युत धारा प्रेरित नहीं होगी, क्योंकि लकड़ी का प्रतिरोध लगभग इनफाइनाइट होता है। तो उसकी जो धारा जो उसमें होगी वो शून्य के बराबर हो जाएगी। प्रेरित धारा
कुंडली के पदार्थ पर इसमें एक और आएगा। अब क्या है कि हम किसी कुंडली के अंदर विद्युत वाहक उसमें फ्लक्स के अंदर परिवर्तन कई प्रकार से कर सकते हैं। उसके अंदर फेरों में परिवर्तन करके, क्षेत्रफल में परिवर्तन करके, उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके, गति में उसकी गति में परिवर्तन करके। तो इसमें समय t, तो इसमें एक कोणीय वेग, अगर हम कुंडली को घूर्णन गति कराते हैं तो भी उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो इसके कोणीय वेग इसमें एक और आएगा जिस पर ये निर्भर करता है। कोणीय वेग ओमेगा, और ये भी इस पर निर्भर करती हैं। तो जब कुंडली को घूर्णन गति कराई जाती है तो भी इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। उसमें जो है प्रेरित धारा कुंडली के पदार्थ पर निर्भर करती है। इसमें आगे आपके फॉर्मूले आएंगे, इसमें आप देखेंगे जो प्रत्यावर्ती धारा वगैरह होती है उसके अंदर भी यही होता है। उसके अंदर वही प्रत्यावर्ती धारा इसी प्रकार से प्रेरित होती है। जब किसी कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रोटेट करते हैं तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जो वही तो वो भी फ्लक्स परिवर्तन का ही, वो भी प्रेरित विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही एक घटना है। जो वही तो इस तरीके से प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की निर्भरता इन फैक्टर पर डिपेंड करती है। जो इसको ऐसे लिखते हैं। क्योंकि ये होगा कि भाई ये कोणीय वेग किसका है, कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा। तो इस तरीके से ये जो फैक्टर हैं जिन पर कि प्रेरित विद्युत वाहक और प्रेरित धारा निर्भर करती है। तो मैंने आज आपको फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बताए आपको। अब कल मैं आपको बताऊंगा लेंज का नियम, और ये नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का किस प्रकार से पालन करता है ये भी आपको समझाएंगे। तो ये नियम बोर्ड के अंदर कई बार आ चुके हैं और बार बार आते हैं। तो आप इन सबको याद करें, लिखें और उनके नोट्स बनाएं। थैंक यू।